जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 14 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है शुक्रवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या सुना है हिजाब को लेकर फैसला। देखेंगे कि क्या है मामला और आगे की राह क्या हो सकती है। और यहीं पर हम कर्नाटक के मैप का एनालिसिस करेंगे जहां से ये हिजाब का मामला उठा था। फिर हम अगली खबर देखेंगे कैश ट्रांसफर योजना का प्रशंसक बना आईएमएफ। तो देखने का प्रयास करेंगे कि क्यों आईएमएफ के जो उपनिदेशक है उन्होंने भारत की जो डिजिटलीकरण है या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसकी प्रशंसा क्यों की, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम अगली खबर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से, जिसमें अमेरिका ने भारत को लेकर क्या कहा कि वह अच्छा साझेदार है। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे प्रशांत हिंद क्षेत्र की महत्ता को देखेंगे। उसके बाद क्वाड ग्रुप को देखने का प्रयास करेंगे और I2U2 समूह है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों ग्रुप क्या है और इनके उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद हम चीन के मैप का एनालिसिस करेंगे जिसको लेकर अमेरिका ने जो ये बात कही है। फिर हम देखेंगे राम सेतु जो परियोजना है वो कहाँ पर अवस्थित है और उसको लेकर विवाद क्यों है। फिर हम देखेंगे तमिलनाडु में देश का पहला लोरिस अभ्यारण्य, तो लोरिस तो इनको देखने का प्रयास करेंगे कि अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है। फिर उसके बाद देखेंगे जो लोरिस है इनको अभ्यारण्य में रखने की जरूरत क्यों पड़ी, तो इनको देखने का प्रयास करेंगे, इनको खतरे क्या है। फिर IUCN की जो स्टेट रेड लिस्ट में इनकी स्थिति क्या है उसको भी देखेंगे हम। वित्तीय प्रणाली में अब ई-रूपी की दस्तक, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से आने वाले समय में ई-रूपी है एक तरह से डिजिटल करेंसी का रूप लेगी, किस तरह से ये डॉलर का विकल्प भी तलाश रही है कि किस तरह से घरेलू मुद्राओं में व्यापार की जाए ताकि डॉलर की मांग है उसको कम किया जा सके, ताकि फॉरेन रिजर्व जो अभी कम हो रहा है उसे भी बचाया जा सके। तो इस तरह से आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम अगली खबर देखेंगे कि लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस की जो सर्वे रिपोर्ट है वो क्या है, उसके कौन से पैरामीटर्स होते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। अंत में हम हरदयाल जी के बारे में जान लेते हैं। तो क्रांतिकारी लाला हरदयाल सिंह माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए और वहाँ पॉलिटिकली मिशनरी संस्था बनाकर भारतीय छात्रों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयत्न करने लगे। भारत में गिरफ्तारी की आशंका पर पेरिस चले गए। वहाँ उन्होंने वंदे भारत, वंदे मातरम और तलवार जैसी पत्रिकाएं निकाली। 1910 में वह अमेरिका पहुंचे और भारतीय मजदूरों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध गदर पार्टी बनाई। कई राष्ट्रों में इनकी शाखाएं भी खोली गई और 1939 को उनका निधन हो गया। तो इस तरह से हमें देखना था क्योंकि ये हमारे GS1 से संबंधित है मॉडर्न हिस्ट्री से फ्रीडम स्ट्रगल में कि किन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, तो उनको देखना था। अब देख लेते हैं हम कि और क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं आज। फिर हम सिलेंडर लोरिस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर इनके आवाज़ को देखेंगे, इनको किस चीज़ का खतरा है। फिर हम देखेंगे IUCN की रेड लिस्ट में इनकी स्थिति क्या है। उसके बाद हम एक फाइल से समझने का प्रयास करेंगे इनको। फिर हम देखेंगे जो तमिलनाडु में कडाऊर जो फॉरेस्ट है वो उसको भी देख लेंगे एक इमेज के थ्रू। उसके अलावा हम देखने का प्रयास करेंगे कि तमिलनाडु की और कौन से महत्वपूर्ण रिजर्व और नेशनल पार्क अवस्थित हैं। फिर हम देख लेंगे कि जो कडाऊर है वो कहाँ पर अवस्थित है तमिलनाडु में, तो उसको भी देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है। फिर अभी जो सर्वे या रिपोर्ट आई उसके देखने का प्रयास करेंगे कि पैरामीटर कौन से हैं और क्या की सजेशन दिए गए उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे सेतु समुद्रम जो परियोजना है वो क्या है और क्यों सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर आई है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर एक इमेज से समझने का प्रयास करेंगे इस प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस को। उसके बाद एक इमेज के थ्रू देखेंगे कि अभी एग्जिस्टिंग रूट क्या है और इस प्रोजेक्ट के आने के बाद या कंप्लीट होने के बाद कौन सा रूट होगा। फिर हम देखेंगे क्वाड यानी कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्वाड क्या है उसको देखेंगे, चीन को क्वाड को लेकर क्यों चिढ़ने लगा है या क्या उसकी आलोचना करता है। फिर उसके बाद देखेंगे I2U2 क्या है, उसके कौन से सेक्टर जिनमें देश मिलकर काम करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जुलाई में जो I2U2 की समिट हुई थी उसमें किन बातों को मुख्य बातें थी उनको देख लेंगे। फिर इनको मैप में देखने का प्रयास करेंगे I2U2 को। उसके बाद इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस को देख लेंगे।
फिर मैप में देखने का प्रयास करेंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। फिर एक अन्य इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे चीन के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर चीन की जो महत्वपूर्ण नदी है उन दोनों नदियों को देखने का प्रयास करेंगे, उनके कौन से शहर उनके किनारे अवस्थित हैं। फिर हम देख लेंगे जेम ट्रिनिटी क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे, यानी जन आधार और जनधन आधार और मोबाइल है उसको देख लेंगे। फिर हम देख लेंगे जनधन खाता जो योजना थी उसके बारे में देख लेते हैं। फिर हम जो हिजाब मामला जहाँ से उठा था उडुपी तो उसको देख लेंगे कि कहाँ पर अवस्थित है कर्नाटक के अंदर। फिर हम कर्नाटक के मैप का एनालिसिस कर लेंगे। उसके अलावा और भी चीज़ों को देखेंगे हम। उसके अलावा हम देखेंगे कर्नाटक में कौन सी महत्वपूर्ण रिवर्स है उनको देखने का प्रयास करेंगे। कर्नाटक के कौन से नेशनल पार्क है उनको देखेंगे। फिर एक कर्नाटक के जो मैप्स में हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स के अलावा उसकी कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी हिल्स है, इन सबको हम अंत में एक इमेज के थ्रू और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम जिन चीज़ों का स्थानों का हम बात करेंगे उनको अंत में हम गूगल मैप पे देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। हिजाब पर अब बड़ी पीठ में होगी सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने सुनाया विभाजित फैसला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा केस। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस सुधांशु दुलिया ने हिजाब को पसंद का विषय करार दिया और हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को सही ठहराया था। तो अब देख लेते हैं हम कि इन दोनों ने क्या जो निर्णय दिए, क्यों ये जो फैसला है वो विभाजित रहा। तो उससे पहले कुछ देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में शुक्रवार को विभाजित फैसला सुनाया। एक जो जज है उन्होंने कहा कि याचिका की जो याचिका थी उसको खारिज किया और दूसरों ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है, स्कूलों और कॉलेजों में इसे पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो अब पहले हम इन दोनों के जो निर्णय है उसको देखने से पहले देख लेते कि मामला क्या है। तो इसी साल फरवरी में कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ कुछ छात्राओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब इन दोनों के निर्णय को देख लेते हैं कि जस्टिस गुप्ता का जो मत है वो क्या है और फिर जस्टिस दुलिया ने क्या कहा। तो जस्टिस गुप्ता जी का क्या है, तो पंथ निरपेक्ष सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए एक समुदाय को धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति देना पंथ निरपेक्षता के प्रतिकूल होगा, यानी अनुकूल नहीं होगा। इस मामले में राज्य सरकार का आदेश समानता का माहौल बनाने के लिए जारी किया गया है। सिख समुदाय के लोगों द्वारा धार्मिक प्रतीकों को धारण करने को इस मामले में आधार नहीं लिया जा सकता, ऐसा जस्टिस गुप्ता जी का कहना है। अब देख लेते हैं कि जो जस्टिस दुलिया जी ने क्या कहा है। तो किसी धार्मिक मुद्दे पर हमेशा एक से अधिक दृष्टिकोण होंगे। कोर्ट को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह एक विचार को स्वीकार कर ले और दूसरे को छोड़ दे। हिजाब प्रतिबंध का परिणाम यह होगा कि हम एक बालिका को शिक्षा से वंचित कर देंगे। राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बालिकाओं की शिक्षा या ड्रेस कोड लागू करना। तो इस तरह से हमें देखना है कि इन दोनों के किस तरह से विचार रहे, यानी किस तरह से जो फैसला वो विभाजित रहा। अब ये फैसला तो विभाजित रहा तो अब निर्णय कैसे किया जाए, तब देख लेते कि इसके आगे क्या होगा। तो 2 न्यायाधीशों की पीठ ने चूंकि खंडित निर्णय सुना है, इसलिए फिलहाल हाई कोर्ट का निर्णय प्रभावी रहेगा। इससे हाई कोर्ट के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बना रहेगा। प्रधान न्यायाधीश अब एक पीठ का गठन करेंगे जहां इस मुद्दे पर सुनवाई होगी और उसके बाद फिर वापस यही फैसला लिया जाएगा कि इसके पक्ष में कितने निर्णय देते हैं और विपक्ष में कितने रहते हैं। अगर मेजोरिटी रहती है तो इस फैसले में जो भी निर्णय आएगा उसे सबको मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना है। अब जो ये हिजाब का मामला उठा था कर्नाटक, तो कर्नाटक को देखते हैं हम। तो आप ये भारत के मैप को देखिए और भारत में आप कर्नाटक के मैप को देखिए और कर्नाटक में आप उडुपी को देखिए कि उडुपी की लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है। तो अरब सागर से इसकी सीमा लग रही है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लोकेशन को आप। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर इसकी सीमा किससे लग रही है कर्नाटक की, तो केरला से लगती है, तमिलनाडु से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, उसके बाद तेलंगाना से लगती है, उसके बाद महाराष्ट्र से इसकी सीमा लग रही है, गोवा से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद आप देखिए इसकी राजधानी क्या है, तो बेंगलुरु। उसके बाद और आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण को देख सकते तो मणिपाल। तो अब हम देखते हैं अन्य मैप। अब इसमें आप देखिए कि जो महत्वपूर्ण जो पठार है उनको दिखाया गया है। तो अब आप देखिए कि उत्तर में क्या हो गया, तो हिमालय हो गया, ये ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई।
ये गंगा रिवर हो गई और इधर इंडस रिवर हो गई। उसके बाद देखिए ये अरावली रेंज हो गई है। अब अरावली रेंज ये विंध्या रेंज हो गई है। उसके बाद सतपुड़ा रेंज आ जाती है इसके नीचे, और इन दोनों के बीच में नर्मदा वैली अवस्थित है। उसके बाद देखिए कि विंध्या जो रेंज है उसके उत्तर में कौन सी चीज़ें अवस्थित है, तो उत्तर में आ जाता है एक जो मारवाड़ का पठार आ जाता है, उसके अलावा मालवा का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड का पठार अवस्थित है, और एक बघेलखंड का पठार अवस्थित है। और उसके अलावा अब आगे बढ़ी तो आपको इधर दिखेगा छोटा नागपुर का पठार, फिर शिलोंग का पठार। अब इनको आप पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम जमाने का प्रयास कीजिए। तो हम पश्चिम से पूर्व को जमा लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो मारवाड़ का पठार आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, तो मालवा का पठार आएगा। फिर कौन सा आएगा, तो उसके बाद आएगा बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर अंत में आएगा शिलोंग का पठार। यानी अंत में पूर्व में कौन सा आ जाएगा, तो शिलोंग का पठार आ जाएगा। और इधर पश्चिम में कौन सा आएगा, तो मारवाड़ का पठार आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए कि ये वेस्टर्न घाट हो गई, ये ईस्टर्न घाट्स हो गए। उसके बाद देखिए ये कर्नाटक का पठार हो गया, और ये बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हो गई है। उसके अलावा आप देखिए दक्कन का ट्रेप, और इसके अलावा देखिए गोदावरी रिवर्स और कृष्णा रिवर हो गई है। अब ये जो कर्नाटक का पठार है ये किसके दक्षिण में अवस्थित है, तो दक्कन ट्रेप के दक्षिण में अवस्थित है। वेस्टर्न घाट के किस साइड अवस्थित है, तो पूर्व की साइड अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए इसको जो विंध्या जो रेंज है उसके दक्षिण में अवस्थित है। उसके अलावा आप और भी चीज़ों को देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो महत्वपूर्ण रहता है दक्कन का पठार, एक छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि ये खनिज संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर जो खनिज तत्व है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह से हमें इसकी लोकेशन को देखना है। उसके अलावा आप कर्नाटक है उसकी महत्वपूर्ण रिवर को देखिए, कौन सी रिवर्स उससे होकर निकलती है। तो आप देख पा रहे होंगे भीमा, ये कृष्णा रिवर्स हो गई जो आगे फिर कृष्णा के नाम से आगे बढ़ती है। उसके बाद आप देखिए ये तुंगभद्रा रिवर्स हो गई है। अब ये तुंगभद्रा डैम बना हुआ है इसी के ऊपर। उसके अलावा आप देखिए कावेरी नदी हो जाती है। कावेरी नदी पर क्या हो गया, तो कौन सा जो सागर बना हुआ है, तो ये कृष्णा सागर जो किस पर बना हुआ है, तो ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। ये मैसूर हो जाता है, ये मांड्या हो जाता है। उसके अलावा आप देखिए धारवाड़ हो गई, जैसे हम धारवाड़ चट्टानों के बारे में सुनते हैं, तो ये यहाँ पर अवस्थित है। तो इस तरह से हमें देखना है इसकी सीमा इधर अरब सागर से लग रही है। उसके अलावा आप कर्नाटक के जो नेशनल पार्क है उनको देखिए, तो अंशी नेशनल पार्क हो गया जो किसके बीच में अवस्थित हो, तो इधर महाराष्ट्र है और इधर कर्नाटक के बीच में अवस्थित हो जाता है। यहीं पर गोवा भी अवस्थित है इन दोनों की सीमाओं पर। उसके अलावा आप देखिए ये कुंद्रेमुख नेशनल पार्क हो गया है, ये बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया जो सबसे दक्षिण में आ जाता है इसके, ये राजीव गांधी जो नागरहोल नेशनल पार्क, और ये बन्नर घाटा नेशनल पार्क जो इसके पूर्व में अवस्थित है। इसके उत्तर में कौन सा है, तो अंशी नेशनल पार्क। इनको उत्तर से दक्षिण जमाइए तो अंशी, फिर उसके बाद कुंद्रेमुख, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो राजीव गांधी, फिर माफ कीजिए राजीव गांधी से ऊपर में आएगा तो बन्नरघाट नेशनल पार्क, फिर राजीव गांधी, फिर अंत में आ जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क। अब फिर आप एक इमेज में फिर देखिए इन सब चीज़ों को वापस, तो ये हो गई कृष्णा और भीमा रिवर्स हो गई है जो इससे होकर निकल रही है। उसके अलावा आप देखिए तुंगभद्रा रिवर्स हो गई है, ये कावेरी रिवर्स हो गई जहाँ पर ये कृष्णा सागर रिजर्वेयर अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए कि इसकी सीमा इधर अरब सागर से लग रही है। उसके अलावा देखिए जोग जो फॉल्स है वो यहीं पर अवस्थित है। उसके अलावा आप और देखिए ये कुंद्रेमुख की जो खाने हो गई। उसके अलावा आप देखिए यहाँ कुर्ग का पठार हो गया, कावेरी वैली हो गई है, ये बिलगिरी रंगून हिल्स हो गई है। उसके अलावा आप और भी चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी है। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। कैश ट्रांसफर योजना का प्रशंसक बना IMF। तो गरीबों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद पहुंचाने के मामले में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी सरकार की कैश ट्रांसफर योजना का प्रशंसक बन गया है। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की कार्यक्रम की खुलकर तारीफ की है कि डिजिटल कैश ट्रांसफर को गरीबों की मदद का एक चमत्कारिक माध्यम बताया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण भी भारत की अर्थव्यवस्था में एक गेम चेंजर साबित हुआ। तो ऐसा किसने कहा है, तो ये IMF के जो उपनिदेशक है पाओलो माउरो, इन्होंने कहा है कि भारत की 80 करोड़ से अधिक आबादी इससे लाभान्वित हो रही है। भारत का DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कार्यक्रम इसलिए भी प्रभावित करने वाला है क्योंकि यह महिलाओं की मदद कर रहा है, किसान व बुजुर्गों को सीधे तौर पर मदद दी जा रही है। यह सब भारत ने टेक्नोलॉजी की मदद से संभव कर दिखाया है जो दूसरे देशों के लिए एक सबक है।
भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई सफलता हासिल की। इसकी सबसे रोचक बात यह है कि इसमें काफ़ी तकनीकी खोजें हुई हैं। डिजिटलीकरण ने भारत की कई आयामों में मदद की है। इससे भारत सरकार को वह सब करने का अवसर मिला जिसे डिजिटल दुनिया में दखल के बगैर हासिल करना लगभग असंभव था। आधार नंबर से भारत ने इतने बड़े पैमाने पर गरीबों को सीधे तौर पर मदद देने में सफलता पाई है। तो ऐसा सब किसका कहना है? तो IMF की उपनिदेशक का कहना है। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह की बात कही है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो आती है वो आती है जेम यानी जन धन आधार मोबाइल यानी जेम ट्रिनिटी। तो आप देखिए कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री जन धन योजना ने जो मोबाइल फ़ोन से और जो आधार है, इन तीनों ने भारत के जो डिजिटलीकरण है उसमें कितना बड़ा योगदान दिया है। किस तरह से जो आप प्रधानमंत्री जो जन धन खाते थे उनके तरह जो जीरो बैलेंस खाते खोले गए, हर आदमी के खाते खोले गए। फिर जब खाते खोल दिए गए तो उनको आधार कार्ड से लिंक किया गया। जब ये दोनों हुआ तो जब मोबाइल आए, जो एंड्रॉयड फ़ोन आए, उनमें इन दोनों की जो सुविधा है वो एक्सेस करने की सुविधा मिली। फिर सरकार ने जो भी योजनाएं थी, जो भी कैश था, उसको जो किसके थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू इन्हीं सीधे अकाउंट में भेजा। तो इसके उदाहरण क्या है? तो जैसे प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें किसानों को 6,000 रुपये दिए जाता है प्रति वर्ष। उसके अलावा आप देखिए LPG सिलेंडर से संबंधित जो सब्सिडी रहती है। और आगे आने वाले समय में सरकार और भी योजनाओं को मतलब सोच रही है कि किस तरह से जो डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफ़र है उसका इस्तेमाल करके जो ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नेंस में जो एफिशिएंसी है उसको और बढ़ाया जा सके। तो आप देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की 6 साल की उपलब्धियां। तो वंचितों को बैंकिंग सुविधा, असुरक्षितों को सुरक्षा, जरूरतमंद की मदद। तो सरल KYC प्रक्रिया, जीरो बैलेंस व ऑनलाइन शुल्क के साथ सामान्य बचत बैंक खाते खोलने की सुविधा, 2 लाख रुपए की निःशुल्क दुर्घटना बीमा के साथ डेबिट कार्ड जारी किए गए। माइक्रो बीमा, ओवरड्राफ्ट, खपत, माइक्रो पेंशन और माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं दी गई हैं। तो इस तरह से हमें जो जनधन योजना है उसके बारे में भी देख लेना है कि वो क्या है, क्यों शुरू की गई थी। तो इस तरह से देखना है हमें कि क्यों इस योजना ने इतनी मतलब इम्पोर्टेंस क्यों इस योजना की। आप देखिए कि किसी समय भारत में जो बैंक खाते होते थे वो कुछ ही लोगों के होते थे। तो आप देखिए कि आज हर कोई जो है अपने मोबाइल पर जो बैंकिंग सुविधाएं सब ले पा रहा है। तो वो उसकी वजह क्या है? तो उसको देखने का प्रयास कीजिए कि आज किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण में जिस योजना इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना था कि क्यों IMF ने भारत की प्रशंसा की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। चीन से लड़ाई में भारत रहेगा बड़ा साझेदार अमेरिका। तो GS2 जो जोड़कर देख सकते हैं। तो बाइडेन प्रशासन के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रपत्र में कई बार भारत का जिक्र, लेकिन भारत की भूमिका प्रशांत हिंद क्षेत्र में ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई। तो बदलते वैश्विक माहौल में अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती चीन की उभरती ताकत को रोकना और रूस की आक्रामक रवैये पर काबू पाना है। इन दोनों हालत में भारत उसका एक अहम सहयोगी देश साबित हो सकता है। तो ऐसा किसका कहना है? तो ऐसा जो बाइडेन प्रशासन है उसका कहना है। प्रशांत हिंद क्षेत्र में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और सभी के लिए समान अवसर बनाने के लिए काम करेगा कौन? ऐसा अमेरिका का कहना है कि अमेरिका जो दूसरे देश उनके साथ मिलकर काम करेगा ताकि किस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला और सभी के लिए समान अवसर वाला बनाया जा सके। लेकिन इस रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा चीन केंद्रित रहेगा, क्योंकि जो आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो क्वाड है, I2U2 है, तो इनका बेसिक आप देखने का प्रयास करेंगे तो किस तरह से ये चीन की आक्रामकता को रोकना है, चीन की विस्तारवादी सोच को रोकना है, चीन की जो कर्ज की नीति है उससे किस तरह से रोका जा सके ताकि जो छोटे देश है और चीन की जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो योजना है, जो उसकी डेप्ट पॉलिसी उसमें ना फंस सके। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में चीन को पछाड़ना भी उसकी प्राथमिकता है। तो इस तरह से हमें देखना है। अब यहाँ पर इन्होंने क्वाड का जिक्र किया, I2U2 का जिक्र किया। तो इन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य क्या है इन दोनों संगठनों का? तो ये लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों के लिए और दुनिया को बेहतर सेवा कर सकते हैं। इन संगठनों को एक समान सोच वाले लोकतांत्रिक देशों का मंच बताया है और कहा कि इनके बीच सहयोग और प्रगाढ़ किया जाएगा। भारत को एशिया की क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ऐसा अमेरिका प्रशासन का कहना है कि ये इनके उद्देश्य है। तो अब यहाँ पर हमारी जो महत्वपूर्ण खबर रहेगी या जो हमें जिस पर देखना है वो महत्वपूर्ण है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की इंपॉर्टेंस को देखेंगे हम। यहाँ पर क्वाड और I2U2 को भी देखेंगे। तो ये क्वाड
के जो मैप है वो दिखाया गया है कि इसमें आप देखिए कि इधर से यूएसए हो जाता है, इधर से ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, इंडिया, जापान। अब आप इनकी सामरिक स्थिति को देखिए, ये इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन को देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो क्वाड्रिलेटर बनाया है इन्होंने एक तरह से सिक्योरिटी डायलॉग का, कि किस तरह से ये जो पैसिफिक आइलैंड से उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, किस तरह से चीन की विस्तारवादी जो नीति है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप साउथ चाइना सी को देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर आसियान के देशों को देखिए, आप यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए इंडियन ओशन को देखिए, यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए इक्वेटर से ऊपर कंट्रीज को देखिए, भारत के आसपास के देशों को देखने का प्रयास कीजिए, चाइना की वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव उसको देखने का प्रयास कीजिए। तो आप इन सबको देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इन सबको आपको लिंक करना पड़ेगा, तभी आप एक सटीक आंसर पर पहुंच पाएंगे। अब देखते हैं कि जो क्वाड क्या है। तो क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 देशों का गठबंधन है, जिसमें कौन कौन है, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस गठन का कब किया गया था, तो 2007 में किया गया था, लेकिन 2017 में वापस ये एक्टिवेट हुआ। बीच में क्या हुआ था, तो ये निष्क्रिय हो गया था। क्वाड का गठन का जो मकसद क्या है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाना। क्वाड देशों का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके इसके देशों की चीनी दखल से बचाना, जो इस देश में अवस्थित है, मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र में। अब चीन को इसको लेकर क्यों आपत्ति है, तो उसको देखते हैं। तो क्वाड को चीन उसके सुपर पावर बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला मानता है। चीन का मानना है कि क्वाड का मकसद उसके हितों को नुकसान पहुंचाना है। चीन को डर कि भारत अन्य महाशक्तियों से मिलकर उसके लिए खतरा बन सकता है। भारत अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी से चीन क्वाड को लेकर घबरा रहा है। अमेरिका के करीबी साउथ कोरिया के क्वाड से जुड़ने की चर्चा से भी चीन टेंशन में। तो इस तरह से जो चीन की अपनी वजह है कि वो इससे चिंतित क्यों है, और भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, इनकी अपनी वजह है कि उन्होंने क्वाड का निर्माण क्यों किया है। अब हम देखते हैं I2U2। तो I2U2 का देखने से पहले आप उसकी मैप को देखिए। तो I2 का मतलब क्या हो गया, 2 आई हो गए, यानी एक इजराइल हो गया, एक भारत हो गया, यानी आई से इंडिया, आई से इजराइल हो गया। अब U2 का मतलब एक यूएसए हो गया और एक हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया। तो इन चारों देशों से मिलकर बनेगा I2U2। तब I2U2 फ्रेमवर्क के तहत जो सदस्य देश थे वो वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, स्पेस और फूड सिक्योरिटी जैसे आम क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। अब इनकी जो जुलाई में जो I2U2 की समिट हुई थी, तो उसमें क्या मुख्य बातें थी, तो मोदी जी ने क्या संबोधन किया था, तो उन्होंने कहा था कि हम कई क्षेत्रों में संयुक्त प्रोजेक्ट की पहचान किए और उसमें आगे बढ़ने का रोड मैप बनाया है। बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क व्यवहारिक सहयोग एक अच्छा मॉडल है। हम वैश्विक स्तर पर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। तो ऐसा मोदी जी ने संबोधन किया था जब I2U2 की समिट हुई थी। अभी हमने कंट्री को देख लिया है। अब हम देखते हैं कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र का हमने जिक्र किया है उसके इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। तो एटलीस्ट 38 कंट्रीज थे वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अवस्थित हैं, जो 44% वर्ल्ड सरफेस एरिया है इस क्षेत्र में अवस्थित है। 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि 2 सबसे बड़ी जनसंख्या यहीं पर अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए कि वर्ल्ड जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, तो 62% का। वर्ल्ड मर्केंटाइज ट्रेड में कितनी हिस्सेदारी रखता है, तो 46%। वर्ल्ड कंटेनर ट्रेड कितना होता है यहाँ से, तो 55%। शिप, बॉम्ब, एनर्जी ट्रांसपोर्ट कितनी होती है, तो 70%। तो इससे आप देखने का प्रयास कीजिए कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जीडीपी को देखिए, पॉपुलेशन को देखिए, इसका एरिया देखिए, इसमें कंट्रीज कितनी अवस्थित है। यहाँ पर ट्रेड में देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी है, साउथ चाइना सी में गैस के भंडार है, यहाँ पे पेट्रोलियम ऑयल और इनकी अपार संभावना। यहाँ पर आप देखिए कि कुछ आसियान की कंट्रीज है जिनका अपना महत्व है। यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, जापान को देखने का प्रयास कीजिए, और यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज को देखिए जो भारत आने वाले समय में जो वर्ल्ड के सुपर पावर बनना चाहता है, तो उसको देखिए। तो इसकी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि क्यों हर दिन चर्चा में बना रहता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। अब इसके मैप को देखिए आप, तो ये इंडियन ओशन हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं, तो इंडिया, चाइना, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, आसियान के देश आ रहे। इधर इंडो जो प्रशांत क्षेत्र के द्वीप है वो सब अवस्थित है। उसके अलावा आप इस इमेज में देखिए जो पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, इन दोनों से मिलकर बनेगा इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है वो देखिए। तो किस तरह से इंडियन ओशन से कौन सी कंट्री लग रही है, पैसिफिक ओशन से कौन सी कंट्री लग रही है, तो इसे आप देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको लॉन्ग
रंग तक ये याद रह सके। अब हम चीन के मैप का एनालिसिस करते हैं। तो ये चीन का मैप हो गया। तो चीन के आप पूर्व में देखिए तो ये पूर्व में आपको ईस्ट चाइना सी दिखेगा, इधर येलो सी दिखेगा। इसके दक्षिण पूर्व में देखिए तो साउथ चाइना सी हो गया, जहाँ पर विवाद चलता रहता है। उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण नदियों को देखिए तो ये येलो रिवर्स हो गई है, कहाँ जाकर गिर रही तो येलो सी में जाकर गिरती हैं। इसकी दूसरी नदी को देखिए तो यांगसी नदी, ये कहाँ जाकर गिरती है तो ईस्ट चाइना सी में जाकर गिरती हैं। उसके अलावा आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो ये है माउंटेन्स उसको देखिए तो हिमालय हो गया। अब हिमालय के उत्तर में क्या हो गया तो तिब्बत का पठार हो गया। उसके अलावा आप देखिए ये तारिम बेसिन हो गया, ये कुनलुन माउंटेन्स के उत्तर में तारिम बेसिन अवस्थित है। ये तियानशान और कुनलुन जो माउंटेन्स इसके बीच में क्या अवस्थित है तो तारिम बेसिन अवस्थित है। ये केटू होगी जो भारत में अवस्थित है। अब इसके अल्टुन शान को देखिए, यह शान का मतलब अब यहाँ अल्टुन शान हो गई है। अब यहाँ पर आप देखिए ये अल्टाई क्षेत्र हो गया है। उसके बाद आप देखिए इसकी राजधानी को देखिए तो बीजिंग हो गई। ये मंचूरिया का मैदान हो गया, ये गोबी डेजर्ट अवस्थित हो गया है। उसके अलावा आप देखिए चोंगडू चोंग चीन को देखिए। उसके अलावा वुहान को देखिए जहाँ से कोरोना फैला था। उसके अलावा आप इसकी नानजिंग को देखिए, शंघाई को देखिए तो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है ये यांगसी नदी के किनारे अवस्थित है। उसके अलावा आप और इसके महत्वपूर्ण शहरों को देखिए, ये हांगकॉन्ग और उसके अलावा आप देखिए यहीं पर मकाऊ अवस्थित है। ये हेनन आइलैंड्स अवस्थित है, ये नानिंग अवस्थित है। और यहीं से जो मिकोंग रिवर से वो होकर जाती है, फिर किस में जाती है तो फिर आसियान देशों से होते हुए साउथ चाइना सी में जाकर गिर जाती है। अब आप उसी जो रिवर्स है उनको अन्य मैप में देखिए तो ये येलो रिवर्स हो गई, ये यांगसी रिवर हो गई। येलो रिवर के उत्तर में अवस्थित है क्या है बीजिंग अवस्थित है। उसके अलावा आप शंघाई को देखिए तो ये पोर्ट्स हो गया, किस नदी के किनारे अवस्थित है ये यांगसी रिवर के किनारे अवस्थित। इधर देखिए ये नानजिंग हो गया, ये वुहान हो गया, ये चोंगजिंग हो गया जो यांगसी रिवर के किनारे अवस्थित है। और इसके किनारे देखिए येलो रिवर्स के किनारे तो इधर लेंजाओ दिख रहा होगा, ये जेंगजू दिख रहा होगा, तो ये इसके किनारे अवस्थित है। तो इस तरह से हमें इसकी मैप को देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर केंद्र से जवाब तलब। तो राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के सरकार को निर्देश देने की मांग संबंधी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। तब देखते हैं कि जो राम सेतु है वो चर्चा में क्यों है। तब जो यहाँ पर जवाब तलब किया गया तो इसका महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप देखिए कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया। अब इनके बीच में आप देखिए तो ये सेतु समुद्रम जो कैनाल बनाई जा रही थी यहीं पर क्या अवस्थित है तो यहाँ पर पंबन जो द्वीप है ये आदम ब्रिज अवस्थित है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो ये एक्सिस्टिंग रूट दिखाया हुआ तो भारत की जो आने वाले समय में क्या प्रोजेक्ट था जो सेतु समुद्रम कैनाल बनाया जाए, ताकि जो भारत को जो श्रीलंका का जो मैप है मतलब देश है उसको इतना क्रॉस करके जाना पड़ता है हमारे पूर्वी भारत के लिए, मतलब पूर्वी जो राज्य उनके लिए। तब भारत ने सोचा कि इतनी लंबा रास्ता करने के बजाय हम क्यों ना से जो आइडम ब्रिज है आइडम ब्रिज उसको क्रॉस किया जाए। तो उसी के लिए सेतु समुद्रम परियोजना है वो लाई गई थी। तो आप देखिए कि जो याचिकाकर्ता ने क्यों ये अपनी दलील दी है। अब इसके देखने का प्रयास कीजिए कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये श्री राम है और ये लक्ष्मण है और उसके अलावा आप देखिए ये हनुमान जी है। तो ये जब राम जी जैसे हमें पता है कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक भी महत्व है कि जब ये सीता को लेने जाते श्रीलंका तब इस ब्रिज का निर्माण बनाते, तो ऐसा हमारी धार्मिक कथाओं में कहा जाता है। अब आप देखिए कि ये इसका महत्व क्यों, तो ये राम सेतु है और यहाँ पर जो फ्लोटिंग स्टोन है उसकी पूजा की गई, उस पर कुछ सिक्के हैं वो अर्पित किए गए और यहाँ पर उसके पूजा अर्चना के जो फूल है वो भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। उसके अलावा आप देखिए कि स्पेस से कैसा दिखता है ये सेतु यानी जो राम सेतु उसको देखिए आप। उसके अलावा आप देखिए अभी इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा आप नासा की जो पीक है उसमें देखिए राम सेतु को किस तरह से लोकेशन है और फिजिकल मैप को देखिए आप श्री राम को तो किस तरह का दिखाई दे रहा। तो याचिकाकर्ता की वजह क्या है कि इसका जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक महत्व वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से जो रूट से वो बन जाएगा तो यहाँ से समुद्र से जो जलयान है वो सब जाने लग जाएंगे। तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की जो जैव विविधता है, यहाँ का जो सांस्कृतिक महत्व है तो वो सब इससे खतरे में आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने याचिका डाली है। अब आप देखिए कि जो सरकार अभी जो वर्तमान रूट है पश्चिम भारत से या पश्चिम राज्यों से पूर्वोत्तर जाने के लिए अगर हम समुद्र रास्ता लेते तो कौन सा पकड़ना पड़ता है, तो हमें श्रीलंका उसको पूरे को क्रॉस करते हुए जाना पड़ता है, यानी उसको पार करते हुए जाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि इससे लागत बढ़ जाती है,
इससे ईंधन है उसकी जो खर्च है वो बढ़ जाता है, ईंधन की खपत बढ़ जाती है। दूसरा, इससे समय लगता है। तब इसका विकल्प कैसे तलाशा जाए, तो उसी के लिए सरकार ने जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है वो लाया था, ताकि किस तरह से इस विकल्प इसका तलाशा जा सके। और आडम ब्रिज है या गल्फ ऑफ मन्नार है, या पाक स्टेट से होते हुए जो पाक की खाड़ी होते हुए जो पूर्व भारत है वहाँ तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, तो इसलिए ये लाया गया था। आप देखिए, ये कन्याकुमारी हो गई, गल्फ ऑफ मन्नार हो गई, ये पाक की खाड़ी हो गई, दोनों को कौन जोड़ रही, तो पाक स्टेट जोड़ने का काम करिए। आप यहाँ पर देखिए, ये पंबन द्वीप हो गया, ये रामेश्वरम हो गया, धनुषकोटी भी यहीं पर अवस्थित है, ये जापना द्वीप हो गया है, ये पुडुचेरी, कराईकल, चेन्नई, ये इन तक कनेक्टिविटी के लिए तभी ये वाला रास्ता था, तो अब इसी का विकल्प के लिए ये चीज़ लाई गई थी। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। आप इस इमेज को देखने का प्रयास कीजिए। तो ये हमारी खबर किससे रहेगी, तो ये कंजर्वेशन से रहेगी, यानी संरक्षण से संबंधित, पर्यावरण, इकोलॉजी से, जैव विविधता से संबंधित खबर रहेगी। तो तमिलनाडु में देश का पहला लोरिस अभ्यारण्य, तो तमिलनाडु के कुरूर और डिंडिकुल जिले में 11,806 हेक्टेयर में देश का पहला कडावूर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य बनाया जाएगा। इसकी घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की है। लोरिस की कई प्रजातियां भारत और श्रीलंका में पाई जाती हैं। यह अपना अधिकांश जीवन पेड़ों की शाखाओं पर ही बिताते हैं और बहुत ही धीमी रफ्तार से पेड़ों पर चढ़ते हैं और अथवा उतरते हैं। तब इससे संबंधित जो खबर आई तो उसको और देखते हैं हम विस्तार से। तो आप लोरिस की मैप को देखने का प्रयास कीजिए कि कितनी जो शाखा है वो पतली शाखा पर ये जो चलते हैं, मूव करते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। अब आप हम इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो भारत और श्रीलंका में पाए जाते हैं। इनका जीवन है पेड़ों पर बिताते हैं, धीमी गति से ऊपर चढ़ते हैं, उतरते हैं। उसके अलावा आप इनके आवास को देखिए तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, स्क्रब वनों में, अर्ध पर्णपाती वनों में, जंगलों में और दलदलों में पाए जाते हैं। अब इनके दो तरह के होते हैं ये, एक रेड स्लेंडर लोरिस होता है और एक ग्रे स्लेंडर लोरिस होता है। ये दो प्रकार हो गए। अब इनको खतरा कैसे, तो ऐसा माना जाता है कि इनमें औषधि गुण होते हैं और उनको पकड़कर बेचा जाता है, क्योंकि इन जानवरों को फालतू जानवर के रूप में रखने की भी बहुत मांग है, इसलिए उनके अवैध रूप में से तस्करी की भी की जाती है। आवास का नुकसान, तारों से जो करंट लगना, सड़क दुर्घटना और अन्य खतरे जिनके कारण की आबादी कम हो रही है। अब इनका प्रोटेक्शन स्टेटस को देखिए तो आयुसीएन ने इनको एंडेंजर्ड घोषित कर रखा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 ने इनको अनुसूची 1 में रखा है और साइट्स ने अपेंडिक्स 2 में रखा है, यानी एक तरह से खतरे के निशान पर है ये। उसके अलावा आप देखिए, जो कडावूर फॉरेस्ट की बात की थी, ये अभ्यारण्य की बात कर रहे थे हम, तो कहाँ पर स्थित है, तो आप देख पा रहे हैं ये भारत का मैप हो गया, भारत में तमिलनाडु का मैप हो गया और तमिलनाडु में कहाँ पर अवस्थित है, तो आप देखिए इसकी लोकेशन को। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, कडावूर, जहाँ पर ये लोरिस रखे जाएंगे। उसके अलावा आप देखिए एक अन्य इमेज के थ्रू इन्हीं को वापिस। अब हम देख लेते हैं कि जो तमिलनाडु की बात की तो उसमें और कौन से जो नेशनल पार्क या सेंचुरी अवस्थित है, तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तर में आ गया तो अन्ना जूलॉजिकल पार्क, फिर गुंडे नेशनल पार्क, फिर मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, वीरमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पॉइंट केलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्रीविल्ली पुतूर सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क, फिर कलाकड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है। तो इनका आप उत्तर से दक्षिण में जमाइए, जैसे दक्षिण में सबसे क्या हो जाता है, तो कलाकाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाती है, उत्तर में क्या हो जाता है, तो अन्ना जूलॉजिकल पार्क हो जाता है। उसके अलावा आप देखिए कि मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ अवस्थित है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर अवस्थित है। इनकी दिशाओं को देखिए ताकि ये लंबे समय तक आपको याद रह सके। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। लॉजिस्टिक ईस्ट में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा अचीवर्स की श्रेणी में। तो लॉजिस्टिक ईस्ट के मामले में हरियाणा, पंजाब और अन्य जो राज्य वो अचीवर्स की श्रेणी में रखे गए, बाकी अचीवर्स की और बढ़ते राज्यों की श्रेणी में रखे गए और कुछ आकांक्षी राज्यों में रखे गए। तो ये कुछ मतलब इन राज्यों को रखने का उनकी प्रकृति के आधार पर या प्रोग्रेस के आधार पर रखने का है। तो अब ये बदलते रहते, तो आप केवल जो ये पैरामीटर्स यानी जो लॉजिस्टिक्स ईस्ट अक्रॉस डिफरेंट स्टेट की जो सर्वे रिपोर्ट है, तो इनमें किन आधार पर बांटा जाता है, तो एक होता है अचीवर्स, दूसरा है अचीवर्स की ओर बढ़ते राज्य, तीसरा होता है आकांक्षी राज्य। तो इस तरह से इनको बांटा जाता है। तो आप अचीवर्स में देख सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है और जैसे 15 राज्य अचीवर्स की श्रेणी में। तो आप इतने को याद रख भी सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो मेन है कि कितनी श्रेणी में रखा जाता है, आप उससे याद रखिए
उसके अलावा आप इस रिपोर्ट को देखिए, तो इस रिपोर्ट को जारी की गई है अभी हाल ही में। तो अब इसमें क्या है, तो राज्यों के बीच लॉजिस्टिक सुविधा को लेकर प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा करने के लिए लेट से सर्वे कराया जाता है। यह सर्वे लॉजिस्टिक सुगमता, लागत, अन्य संबंधित आंकड़ों को जुटाकर किया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी भी जारी की गई ताकि भारत में जो लॉजिस्टिक की लागत है वो 8 से 9% की जा सके। तो अब हम इससे संबंधित और बातों को देख लेते हैं। तो पहले देख लीजिए कि लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, कि एक तरह से ओवरऑल एक प्रोसेस होती है कि किस तरह से आप संसाधन है जो उनका भंडारण करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनको किस तरह से आप फाइनल डेस्टिनेशन यानी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाते। इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करना या प्रबंधन करना ही लॉजिस्टिक्स कहलाता है। अब आप देखिए कि इसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं। जो अभी हमने सर्वे देखा तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लिया, सर्विस को ले लिया, रेगुलेशन को ले लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया, तो रोड, रेल, मल्टी मॉडल, वेयर हाउसिंग हो गए। सर्विस में क्या ले लिया, तो सर्विस प्रोवाइडर की कैपेबिलिटी क्या है, रोड फ्राइट रेट यानी उसका भाड़ा की दर क्या रहती है। उसके बाद आप देखिए कार्गो डिलीवरी का जो टाइम है वो कितना लगता है। रेगुलेशन में देखिए तो फैसिलिटेशन यानी सुविधा, एज ऑफ ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स यानी अप्रूवल मिलने में कितना समय लगता है। उसके अलावा रेगुलेटरी सर्विस एफिशिएंसी कितनी है। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से जो राज्य उनको रैंकिंग की गई है। तो ये तो आंकड़ा पुराना है, लेकिन हमें मेन था कि पैरामीटर्स क्या है, उसके अलावा इसमें क्या की सजेशन दिए जाते हैं। तो फ्रेम स्टेट लॉजिस्टिक यानी पॉलिसी मास्टर प्लान, इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर लॉजिस्टिक, ताकि जो उद्यमी है या जो बिजनेसमैन है उसको सब तरफ यानी हर मंत्रालय में घूमना ना पड़े, केवल एक सिंगल विंडो से ही उसे सारी सुविधाएं या सारे लाइसेंस मिल जाए। सेटअप रिवोस्ट, तो यानी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाए, इफेक्टिव ग्रीवेंस लाई जाए और किस तरह से जो विवाद निपटान है उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखनी थी। तो अब बढ़ते हैं हम अगली खबर पर। हमारा जो विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अब हम अंत में जो गूगल मैप में उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो हम चाइना पे चलते, तो चाइना से पहले उसकी सीमा को देख लेते हैं कि चाइना की सीमा किससे लगती है। तो इधर किससे लग रही है, तो उत्तर से में रूस से लग रही है। इधर उत्तर कोरिया से इसकी सीमा लगती है, मंगोलिया से इसकी सीमा लगती है, कजाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, किर्गिस्तान से इसकी सीमा लगती है, तजाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, अफगानिस्तान से इसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान से क्या इसकी सीमा लगती है, तो नहीं। भारत से इसकी सीमा लगती है, नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है। उसके अलावा देखिए म्यांमार से इसकी सीमा लगती है, इधर लाओस से इसकी सीमा लगती है, क्या थाईलैंड से इसकी सीमा लगती है, तो नहीं। उसके अलावा वियतनाम से इसकी सीमा लगती है। तो इस तरह से इतने देशों से इसकी सीमा लगती है। उसके अलावा आप देखिए इसके पूर्व में क्या आ गया, तो ये येलो सागर आ गया, ये ईस्ट चाइना से आ गया, ये दक्षिण चीन सागर आ गया, ये हांगकांग आ गया, ताइवान आ गया, ये ताइवान स्टेट जो ताइवान और चीन के बीच में अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए इसकी राजधानी क्या होगी, तो इसकी राजधानी बीजिंग हो गई। ये शहनाई किस रिवर्स के किनारे अवस्थित है, तो आप देख पा रहे होंगे ये यांगसी रिवर हो गई। इसके अलावा आप देखिए इसकी और कौन सी महत्वपूर्ण सिटी अवस्थित है, तो ये नानजिंग अवस्थित है। उसके अलावा आप देखिए वुहान हो गया। ये सब किसके किनारे अवस्थित है, तो ये जो यांगसी रिवर से उसके किनारे अवस्थित है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसको जूम करता जा रहा हूँ तो आपको ये यांगसी रिवर दिख रही होगी, वुहान जो शहर है वो दिख रहा होगा। तो अभी कोरोना की वजह से चर्चा में भी बना हुआ था, इसकी कुछ इमेज को देखिए आप।有许多人令我都不如，你没有经历过，你却要，你没有走过我走的路，就比全。अब आप येलो रिवर्स को देखिए, ये येलो रिवर्स हो गई। ये येलो रिवर्स कहाँ जाकर गिर रही, तो इसको आप देखिए, ये येलो सागर में जाकर गिर रही है।
और इसे बोलते हैं बोई सी, जहाँ पर ये जाकर गिर रही है। पार्ट किसका होगा, तो येलो सी का ही पार्ट हो गया है। ये येलो रिवर्स देखिए आप। और ग्रेट वॉल कहाँ पर अवस्थित है, तो यहीं पर जो ग्रेट वॉल है वो अवस्थित है। ये मंचूरिया का जो मैदान है। उसके अलावा आप देखिए इस साइड ये तिब्बत का पठार हो गया। ये तारिम बेसिन अवस्थित है, यहाँ अल्टाई है, यहाँ कुनलुन शान। और ये गोबी डेजर्ट जो मंगोलिया और चाइना के बीच में अवस्थित है। अब आप इसके फिजिकल को देखिए। आप फिजिकल मैप पे इसको देख पा रहे होंगे, तो इसका ज़्यादातर जो पॉपुलेशन वो कहाँ पर अवस्थित है, तो इसके दक्षिण जो पूर्व की साइड अवस्थित है, क्योंकि यहीं पर जो रहने जैसी जो वातावरण है वो अवस्थित है। क्योंकि आप इस साइड देख पा रहे होंगे तो इधर माउंटेन्स आ जाती है। इधर जो मतलब जीने के लिए जो परिस्थिति है वो अनुकूल नहीं होती, यहाँ पर माउंटेन्स है, रेगिस्तान है। तो इस तरह से आप देखिए इधर जो ज़मीन है वो भी एक तरह से खेती योग्य नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इसकी इस साइड अवस्थित यानी पूर्व की साइड अवस्थित है। तो इस तरह से आप देखिए इसके मैप को, तो आपको और कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी इसकी, कि इसके इस साइड ज़्यादातर हरा भरा ही क्यों है। तो इधर आप हमने भी बात की दो रिवर्स की, येलो रिवर की, यांगसी रिवर की। इसके मेजर जो सिटी वो इधर ही अवस्थित है, ज़्यादातर पॉपुलेशन भी है। इधर पोर्ट्स भी अवस्थित है, इधर समुद्र से सीमा भी लग रही है। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना है। अब हम चलते हैं सेतु समुद्रम परियोजना पर देख लेते हैं। तो ये लक्षद्वीप सागर हो गया है, ये श्रीलंका हो गया, ये भारत हो गया, ये रामेश्वरम शहर हो गया, ये धनुषकोटी हो गया, और ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये पाक की खाड़ी, और ये पाक स्टेट हो जाती है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो रामेश्वरम शहर हो गया है। अब इस ब्रिज को आप देखने का प्रयास कीजिए सैटेलाइट व्यू से, कि आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा। ये राम सेतु हो गया है, राम सेतु व्यू पॉइंट। तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से आज भी ये समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, कुछ क्षेत्र इसका ऊपर दिखाई देता है। तो इसका अपना एक धार्मिक महत्व है। ये धनुषकोटी आ गया है। ये रामेश्वरम शहर हो गया, इसको देखिए आप। अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। हो ये श्रीलंका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये रामेश्वरम शहर, ये धनुषकोटी, ये मन्नार द्वीप, गल्फ गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि समुद्र के अंदर किस तरह से छोटे छोटे आपको आइलैंड जैसे या द्वीप जैसे दिख रहे होंगे। ये गल्फ ऑफ अब मन्नार नेशनल पार्क अवस्थित हो गया है।
हम कर्नाटक को देख लेते हैं। तो आप कर्नाटक को देखने का प्रयास कीजिए। ये उडुपी हो गया है। ये उडुपी के उत्तर में कौन सी नदी है? तो ये सुवर्णा रिवर्स आ गई है। कहाँ जाकर गिर रही है? तो ये अरब सागर में जाकर गिर रही है। इसके अलावा आप देखिए पश्चिमी घाट्स, ये किस तरह से जो रिवर्स है वो क्रॉस कर रही है। यहाँ पर आपको दिख पा रहे होंगे। फिजिकल में देखने का प्रयास कीजिए आप। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ से रिवर्स होकर निकल रही है। ये शरावती रिवर्स, और फिर अरब सागर में जाकर गिरेगी। तो इस तरह आप देखने का प्रयास कीजिए इसके फिजिकल मैप को। अब हम तमिलनाडु में जो कडाऊर जो अभ्यारण्य उसको देख लेते हैं कि वो कहाँ पर अवस्थित है। तो ये कडाऊर जो कहाँ पे आ गया? ये तमिलनाडु में आ गया। इसकी लोकेशन को देखिए आप। जहाँ पर अभी लोरी से उनको रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे इसके उत्तर में आपको कौन सी रिवर नज़र आ रही है? तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए, इन चीज़ों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये देखिए आपको कोल्लिदम रिवर दिख रही होगी। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना है। तो हमारा जो विश्लेषण है वो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।